हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आईडी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ में। ये रहा पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर वॉज इलिटरेट? तो ये तो आपने मूवीज़ में और सीरियल्स में भी देखा होगा। जैसे बताया जाता है कि अकबर जो है वो एक लौता ऐसा शासक था जो क्या था, इलिटरेट था। इसलिए इसने कला को बड़ा बढ़ावा दिया और इसके टाइम पर चित्रकारी के लिए कारखाने भी बनाए गए। इसके समय में लिखी गई आईने अकबरी जो पुस्तक है उसमें जो पुस्तक होती थी उसको इस टाइप से लिखा जाता था। एक तरफ तो हम बोल सकते हैं कि लिपि का यूज़ किया जाता था, वहीं दूसरी ओर चित्रों का यूज़ किया जाता था, सो दैट अकबर को समझने में आसानी हो। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा को लिखने वाला जो लेखक था वो था अबुल फजल। अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में वज़ीर के पद पर था, और ये एक बहुत प्रमुख लेखक भी थे। उन्होंने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा को कुल 3 वॉल्यूम में लिखा गया। जो इसका पहला वॉल्यूम था उससे हमें अकबर से पहले राजाओं के इतिहास के बारे में पता चलता है। दूसरा जो वॉल्यूम था, दूसरी जो पुस्तक थी, उससे हमको अकबर के शासन के बारे में पता चलता है। अकबर की विजय और उसकी युद्धों के बारे में हमको यहाँ से पता चलता है। जो 1602 ईस्वी तक जितना भी कुछ अकबर के शासन में राजतंत्र चला उसके बारे में हमको दूसरी पुस्तक से पता चलता है, इसकी वॉल्यूम नंबर 2 से। जो तीसरी पुस्तक है उससे हमको अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में हमको पता चलता है तीसरी पुस्तक से। दोस्तों, इस तीसरी पुस्तक को ही आईने अकबरी बोला गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासक ने बनवाया था? तो आपको ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लाल किला किसने बनवाया था? मुगलों ने बनवाया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराने का श्रेय जाता है शाहजहाँ को, जिसको बचपन का नाम खुसरो भी है, तो खुसरो भी बोला जाता है इसको। ओके, ये जहांगीर के पुत्र थे शाहजहाँ, और इन्होंने 5 मुख्य इमारतों का निर्माण कराया। 2 दिल्ली में है, एक लाल किला दिल्ली का, और जामा मस्जिद दिल्ली की। 2 आगरा में है, ताजमहल और मोती मस्जिद। जो मोती मस्जिद है ये आगरा के लाल किले में है। ओके, फिर एक लाहौर में शालीमार बाग। ये कहाँ है दोस्तों? ये है
लाहौर में। तो ये 5 इमारतों का इसने निर्माण कराया था अपने शासनकाल में। बोल सकते हैं इसके शासनकाल में जो वास्तुकला है वो अपने चरम पर थी। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया। तो दारा शिकोह अपने किस भाई के साथ में, किसके साथ में इनका झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी? तो हुआ था औरंगजेब के साथ में। तो जब शाहजहाँ बहुत बीमार हो गए थे तो उसके पुत्रों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष होना शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में देखो, जो शाहजहाँ थे वो चाहते थे कि दारा शिकोह भारत पर राज करे, वो यहाँ का सम्राट बने। बट औरंगजेब इस चीज़ मतलब औरंगजेब अपने आप को ज़्यादा काबिल शासक समझते थे, तो इसीलिए इनके बीच में लड़ाई होती है। तो बहुत सारी लड़ाई हुई। चिंबूगढ़ का किले पर धर्मट की लड़ाई बहुत फेमस है। इस धर्मट की लड़ाई जो 1658 के आसपास होती है, इसी में दारा शिकोह को मार दिया जाता है। 59 में बेसिकली वो मरते हैं, 59 में। और इससे डिसाइड हो जाता है कि कौन भारत का अगला शहंशाह बनेगा। तो औरंगजेब गद्दी पर काबिज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ये है नई दिल्ली में स्थित। अगला प्रश्न है, अकबर कितनी वर्ष की आयु में भारत का सम्राट बना था? अकबर बिकेम एम्परर एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। तो बाबर जब राजा बना तो उसकी एज 12 थी, और अकबर जब भारत का शासक बना तो उसकी एज 13 थी। अगला प्रश्न है, डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो किसको कर लिया था? तो कैद किया गया था शाहजहाँ को। ओके, शाहजहाँ, ऐसा बोला जाता है कि शाहजहाँ एक ऐसा इकलौता मुग़ल शासक हुआ जिसके उसका जो अंतिम जीवन है वो बड़ा दुखदाई रहा। उसने इतनी सारी इमारतें बनवाई, वास्तुकला को बहुत चरम पर लेके गया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय उसने दिल्ली की जो तहखाना है उसमें अपने जीवन के अंतिम समय बिताए। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही शाहजहाँ बोल सकते हैं कि बीमार पड़ा तो अफवाहें उड़ने लगीं, और इन अफवाहों का फ़ायदा उठाकर जो राज दरबार होता है वो गुटों में बदल गया, और एक गुट दूसरे गुट पर हावी होने लगा, और इसके बीच में कई सारी लड़ाइयाँ हुई। और शाहजहाँ के मरने से पहले ही उसके बच्चों ने शाहजहाँ को मरा समझ लिया, और एक तरीके से उनको अपना जीवन का अंतिम समय एक काल कोठरी में बिताना पड़ा। तो ये भी एक अजीब ही, हम बोल सकते कि मुग़ल शासकों में इनका हस्त हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। डैश ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार संभाला तब उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। तो फरगना से भारत आने वाले शासक का क्या नाम था? अभी मैंने बताया, वो थे बाबर। बाबर 1526 में पानीपत के तीसरे युद्ध से, पानीपत का पहला युद्ध जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, उस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया कि आने वाला जो समय है वो मुग़लों का है, और मुग़लों ने लगभग 300 सालों तक भारत पर राज किया। तो समझ सकते हैं आप। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाए। तो सलीम को ही क्या बोला जाता है? जहांगीर बोला जाता है। तो जहांगीर का जो काल है वो वास्तुकला के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं था, और उन्होंने बहुत ही लिमिटेड काम कर पाया। उन्होंने एक ही मकबरा बनवाया, एक तो अपना बनवाया था खुद का जो लाहौर में है, अपने दीते दी अपना मकबरा बनवाया था उन्होंने लाहौर में, और एक अकबर का भी मकबरा इन्होंने बनवाया था। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा, आगरा के पास में है।
तो वहाँ पर इन्होंने अपने पिताजी का मकबरा बनवाया और एक जगह अपना खुद का मकबरा बनवाया। ओके, इसके अलावा एतमादुद्दौला जो कि इनके ससुर का मकबरा है वो नूरजहाँ ने बनवाया था इस समय। अगला प्रश्न है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। तो खुर्रम कौन बनता है? मैंने अभी बताया था आपको, शाहजहाँ बनता है, और सलीम कौन बनता है? वो जहांगीर बनता है। तो ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी किस मुग़ल शासक को पराजित किया? तो कल हमने डिस्कस किया 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के काल में मुग़ल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। हमने थॉमस रो के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बोला था कैप्टन हॉकिंस जो हैं उससे पहले आते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस विजिटेड द मुग़ल कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये थे शेख मुबारक। शेख मुबारक के पुत्र थे और अकबर के वज़ीर भी बने। अगला प्रश्न है, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली में किए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। तो मैंने बोला था कि तुगलक के समय 1398 में तैमूर ने इंडिया पर शासन किया या उसको इन्वेड किया, उस पर आक्रमण किया, और ये एक बड़ी वजह बना तुगलकों की हार की। और इसके बाद में फिर सैयद डायनेस्टी जो कि तैमूर द्वारा स्थापित की गई थी तुगलकों के जगह पर, वो तैमूर के नाम से इंडिया में राज करने लगती है। तो ये आपको याद रखना, 1398, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठाओं की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो मराठाओं की कराधान प्रणाली क्या थी? मराठा पूछा गया है। तो चौथ और सरदेश में की। चौथ मतलब 1/4। तो जो राज्य मराठाओं के अंदर में नहीं होते थे तो उनसे तो ये 25% टैक्स लिया करते थे। ओके, और जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे उससे 25% तो लेंगे ही, प्लस उस पर सरदेशमुखी। ओके, देशमुख मतलब एक प्रांत का संचालक हो गया, तो उसके ऊपर सरदेश मतलब राजा हो गया एक तरीके, तो उससे 10% एडिशनल लेते थे। बाकी इक्ता और जागीर सिस्टम जो है ये किसके लिए था? ये सल्तनत काल में था। जात और सवार, ये हम बोल सकते हैं ये मिलिट्री टैक्टिक्स थी मुगल्स की। और वैसे ही पुलाज और परौती ये लैंड को कैटेगराइज करने का तरीका था मुगल्स का। तो आंसर बी है इसका, वो हमने अभी डिस्कस किया। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को क्या बोला जाता था? तो मंत्री परिषद को बोला जाता था अष्टप्रधान। ओके, अष्टप्रधान इसको बोला जाता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था? वो होता था पेशवा का, जो एक टाइप से क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर जैसा ही होता था। अगला प्रश्न है, 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य ये था कि जो शिवाजी हैं, तो मुग़लों के साथ में पुरंदर की संधि हुई थी जो 1665 में हुई थी, और मुग़ल चाहते थे कि हम मराठाओं को अपनी तरफ करने के बाद में मराठाओं को यूज़ करें बीजापुर के ख़िलाफ़ में। तो इसलिए आंसर बी होगा, शिवाजी और बीजापुर सुल्तान के बीच विवाद के बीज को बोना। तो इस तरीके से मुग़ल ये चाहते थे कि जो दक्कनी सल्तनत है उसको ख़त्म करने में शिवाजी हमारी हेल्प करेंगे, तो उनसे पुरंदर की संधि की गई थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो तरन तारण साहिब की स्थापना की थी गुरु अर्जन देव ने, जो 5वें गुरु थे, 5वें
गुरु भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी थे? तो आपको 10 गुरुओं के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव। ओके, फिर दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। फिर तीसरे गुरु थे, इनमें गुरु आपको लगाना है, सभी जगह पर गुरु रहेगा। ओके, गुरु अमरदेव। फिर चौथे गुरु थे गुरु रामदास, ये अमरदास हैं, अमरदास। फिर चौथे गुरु थे गुरु रामदास। पांचवें गुरु थे अर्जन देव। छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु थे गुरु हरराय। आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन। नवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से गुरु हरकृष्ण के सक्सेसर थे। तो हरकृष्ण के सक्सेसर कौन थे? गुरु तेग बहादुर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।